अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल लिखे। बहुत ज्यादा है यार। हैं? कर लूं शेयर इससे? जज़ाकल्लाह यार। शर्म तो नहीं आ रही? नो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। ले दे यार। किस मुंह से खाओगे? रख लो, रख लो। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। और मजाक कर बैठ जाए, सारी दुनिया देख लेगी कौन है, बैठ जा। मशहूर हो जाओगे, मीम्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्या बात हो रही थी? हाँ जी, सवाल है जी। रेहान वो ऑन करना। एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड, सवाल लिखवा रहा हूं। एवरेज डिमांड 500 यूनिट्स पर डे, 500 यूनिट्स पर डे। लीड टाइम, लीड टाइम मैक्सिमम 20 days, minimum 16 days. Management has decided, management has decided to maintain a safety stock. Management has decided to maintain a safety stock of 1500 units, 1500 units, 1500 यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है ROL। प्री ऑर्डर लेवल रिक्वायर्ड है।
हाँ जी, 10,000, 10,000 या 10,500? ठीक है, डन। अच्छा, जिन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, तो वो बनेगा 500 इंटू 20। और जिन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा एवरेज इंटू एवरेज, 500 इंटू 18 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो फिर ये सही है। क्यों? हाँ जी, बस यही बतानी थी बात कि अगर ROL पूछा है और सेफ्टी स्टॉक खुद बता दिया है, तो फिर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम की बजाय दूसरा वाला फार्मूला। ROL के दो फार्मूले लिखवाए थे मैंने अनसर्टेनिटी में, एक था मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम और एक था एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो अगर आपको सेफ्टी स्टॉक खुद बता दिया तो फिर ROL पे वो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि जब मैनेजमेंट ने कह दिया कि 1500 रखना है तो बस फिर 1500 के हिसाब से चलना है। ROL के दोनों फार्मूलों के बारे में बता रहा हूं कि अगर सेफ्टी स्टॉक खुद बता दिया सवाल में फिर ROL निकालना है तो दूसरा वाला फार्मूला। ठीक है? ROL का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें, हैं? जितने लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल हो जाए। अच्छा जी, एक मिसाल देता हूं। अगर एक शख्स के पास जेब में 15,000 रुपए हैं और उसने एक सफर करना है, मतलब उसने एक एरिया क्रॉस करना है और वो एरिया बड़ा खतरनाक है, चोर चक्के बड़े मशहूर हैं वहां, स्ट्रीट क्राइम्स। अब उसकी जेब में 15,000 रुपए कैश है, वो उसने लेके गुजरना है। अब वो 15,000 को सिक्योरिटी के साथ वहां से गुजार दे, तो उसने ना एक सिक्योरिटी वैन हायर की, 50,000 रुपए उस वैन की फीस है। और तो वो उस वैन में बैठ के वो इलाका पार कर गया और बड़े फखर से उसने फातियाना अंदाज में उस इलाके को पार किया कि मैंने 15,000 बचा लिए। तो अक्लमंदी है, क्योंकि 15,000 अगर सिर्फ 15,000 बचाने पे फोकस है तो उसको सेव करने में 50,000 रुपए लग रहे हैं, ना खर्चे 50,000, ना करे सेव, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 15,000 जाएगा। तो 15,000 बचाने के लिए 50,000 रुपए लगा रहे हैं। तो ROL का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने यूनिट स्टोर में रह गए उन यूनिट्स ऑर्डर प्लेस कर दें ताकि जब तक सामान नहीं पहुंचता वो यूनिट्स जो स्टोर में पड़े हुए हैं वो इस्तेमाल हो जाए। खत्म हो गए तो क्या होगा? स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट होगा तो क्या होगा? कस्टमर चीजें मांगने आएंगे, हम उनको इनकार कर देंगे, वो रील करके चले जाएंगे, 4 गालियां दे देंगे, चिपेड़े मार लेंगे, और क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तो ये जो, अच्छा ये तो फिजिकल नुकसान हो गया, पैसों के हिसाब से क्या नुकसान हुआ? कैसे? हाँ, अगर वो यूनिट्स मांगने आए हैं लेट्स से 1000 यूनिट्स और हमारे पास नहीं है, तो हम उनको 1000 यूनिट्स बेच देते, है ही नहीं इसलिए नहीं बेच सके, तो कितना नुकसान हो गया? 1000 यूनिट्स का नुकसान। कितने रुपए का नुकसान? जितना उन 1000 यूनिट से कमा लेना था। प्रॉफिट कमा लेना था कि कंट्रीब्यूशन कमा लेनी थी? प्रॉफिट कमा लेना था या जितनी कंट्रीब्यूशन कमा लेनी थी?
अब तो सीवीपी पढ़ लिया यार, इतना आसान सा टॉपिक है सीवीपी। हाँ जी, सीवीपी आसान नहीं है, जल्दी से सवाल हो जाता है, इतनी जल्दी से सवाल हो जाता है उसका। पेपर में सबसे पहले सवाल सीवीपी का होगा आपका, सबसे जल्दी है। हाँ ना, वो आता ही नहीं होगा तो कितना टाइम लगा लेंगे उसमें बस वो शिट कह के गुजरना ही है ना, वो गुजर जाएंगे। तो जितने यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे उन पे जो कमा लेते वो जाया, प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन? प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए तो फिक्स खर्चे भी होते हैं, तो फिक्स तो होता ही है, तो उन यूनिट्स को ना बेच के कंट्रीब्यूशन जो कमा लेना था वो जाया हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरू में एक लिस्ट लिखवाई थी इस इन्वेंटरी के चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, पहली क्लास में। खर्चों की लिस्ट लिखवाई थी इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में, मैंने खर्चों की लिस्ट लिखवाई थी। उनमें एक स्टॉक आउट कॉस्ट थी और उसमें मैंने एक मिसाल लिखवाई थी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये है वो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कि हम जब चीजें नहीं बेच सकेंगे तो उस पर जो कंट्रीब्यूशन कमा लेते वो नहीं कमा सकेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। और एक और मिसाल क्या थी, वो ये है कि अगर हमने किसी कस्टमर से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप जब भी हमसे चीजें खरीदने आएंगे हमारे पास अवेलेबल होंगी, अगर हम आपको चीजें ना प्रोवाइड कर सके तो हम आपको 10 रुपए पर यूनिट जुर्माना देंगे। तो अब अगर वो कस्टमर मांगने आता है चीजें हमारे पास नहीं है तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या पड़ेगी? वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब है कि हमारे पास चीजें ना हो और कस्टमर मांगने आ जाए तो हमारा क्या नुकसान है। तो पेनल्टी क्यों नुकसान है? पेनल्टी पड़ेगी। और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट क्यों नुकसान है? क्योंकि अगर स्टोर में चीजें पड़ी होती, नींद आ रही है, अगर स्टोर में चीजें पड़ी होती तो बेच लेते, सेल कर देते, तो जो कमा लेते वो नहीं कमा पा रहे, तो इसको कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? है जी, आरओएल का कॉन्सेप्ट क्या है? रीऑर्डर लेवल उसका कॉन्सेप्ट है, स्टॉक आउट से बचने के लिए। तो स्टॉक आउट से बचने के लिए हम एहतियात ये कर रहे हैं कि स्टोर में जितने यूनिट्स पड़े रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें, उन यूनिट्स को आरओएल कह रहे हैं। क्या इससे फायदा हासिल हो रहा है हमें? क्या फायदा हासिल हो रहा है? स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन इस स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं पड़ेगी से बचने के लिए हमें कॉस्ट पड़ेगी। आरओएल ज्यादा रखेंगे यानी स्टोर में भी ज्यादा यूनिट्स रहते होंगे तो अगला मंगवा लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा? मैं फिगर्स के साथ बात करता हूं। आरओएल माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। ये मैं आपको ना पहले ये कॉन्सेप्ट बता दूं कि मैं बता क्या रहा हूं, उसके बाद एक हेडिंग दूंगा, उसके बाद अगर ये लिखना हो जो लिख रहा हूं, पुराना फार्मूला लिख रहा हूं, जिसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये किस चीज का फार्मूला है जी? सेफ्टी स्टॉक का। टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं? होल्डिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? है सेफ्टी स्टॉक है तो OQ बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। ₹15,000 बचा के लेके जाने के लिए 50,000 की वैन क्यों हायर ना कर लें? क्योंकि 15,000 बचाते बचाते 50,000 खर्च हो जाएगा। तो हम रिस्क ले लेते हैं और कुछ सस्ता सा साथ दोस्त रख लेते हैं जिसको रास्ते में 400-500 की कुछ चाय बोतल पिला देंगे। तो अब वो साथ होगा तो पैसे चोरी होने का रिस्क कम हो गया, लेकिन पैसा हमारा बच गया, क्योंकि जो 50,000 की एक वैन लेनी थी तो वो 500 रुपए दोस्त को खिला देंगे,
तो साथ चलेगा तो वो खुद भी चूंकि शक्ल से बदमाश लगता है तो शायद लोग वो डर जाएं। तो हम लोग थोड़े पैसे खर्च कर रहे हैं और थोड़ा सा रिस्क उठाने को तैयार हैं पैसे चोरी होने का। इस टॉपिक को जब मैंने स्टार्ट किया था पार्ट बी, ये इन्वेंटरी लेवल्स, तो हम कहां खड़े, ये मैंने यहां खड़े होकर कहीं बात की थी, हम कहां खड़े, OQ डिसाइड कर चुके हैं हम। OQ डिसाइड खड़े साल के शुरू में ही हैं, चलो 2 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन OQ डिसाइड हो चुका हुआ है। अगर ROL ज्यादा होगा तो उससे एक साइड तो कवर हो जाएगी। क्या साइड कवर हो जाएगी? स्टॉक आउट कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन उसकी दूसरी साइड यह है कि ROL ज्यादा होने से सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होगा, सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होने से होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो हम जो स्टॉक आउट कॉस्ट बचाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बचाते बचाते उससे ज्यादा हम लोग होल्डिंग कॉस्ट खर्च कर दें। तो अभी तक जो ROL का फार्मूला पड़ा था, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, वो सिर्फ एक साइड देख के फार्मूला बनाया गया था। क्या? कि स्टॉक आउट बच जाए किसी तरह। लेकिन अब हम दूसरी साइड भी देखेंगे कि ROL ज्यादा होने से स्टॉक आउट कॉस्ट तो बचा लेंगे, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ROL बढ़ेगा तो सेफ्टी स्टॉक बढ़ेगा, सेफ्टी स्टॉक बढ़ेगा तो एवरेज इन्वेंटरी बढ़ेगी, एवरेज इन्वेंटरी बढ़ेगी तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब अगर ROL डिसाइड करना हो दोनों एस्पेक्ट को सामने रख के, यानी स्टॉक आउट कॉस्ट को भी सामने रख के, होल्डिंग कॉस्ट को भी सामने रख के, तो अब ROL कैसे निकलेगा ये पढ़ाने लगा। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं कैलकुलेशन ऑफ ROL, also considering risk of stock out to reduce holding cost। ये चीज पढ़ने लगे हैं जी हम। इन्वेंटरी लेवल्स में ही हम फार्मूले 4 पढ़ लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, वो एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस थी जो कर रहे थे। अब उसमें ये पढ़ने लगे हैं कि अगर मैनेजमेंट ने ROL डिसाइड करना हो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट को सामने रखते हुए, ताकि किसी तरह होल्डिंग कॉस्ट भी बचा सकें, ये क्या किया मैंने, कुछ समझ आई बात? कि अब हमने ROL ऐसे नहीं निकालना, अब हमने ROL निकालना है एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब हमने ROL निकालना है ऐसे। लेकिन मसला ये है कि सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा? खा ले यार। नहीं मैं प्यार से दिया है, मैं मजाक कर रहा था, प्यार से दिया है सीरियसली।
ये आंखें ना मारो। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा है? मैंने कहा आरओएल ऐसे निकलेगा, तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा? उसके लिए तो आरओएल चाहिए होता है, उसके लिए तो आरओएल चाहिए होता है। तो फिर हम रिलेशन तो ये वाला यूज करेंगे, लेकिन अब होगा ये कैलकुलेट करने का जो तरीका है साइंसी, वो तरीका ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस में से बेस्ट आरओएल सिलेक्ट करना होगा। अब वो मुख्तलिफ पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं आपको सवाल में दी होंगी, और अगर नहीं दी हुई तो कैसे निकालनी है वो भी बताता हूं। लेकिन इसमें करना यह होगा कि आरओएल की मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी और उनमें से हमने बेस्ट आरओएल सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, बेस्ट ओक्यू कैसे डिसाइड करते थे? सबसे कम जिस पे टोटल कॉस्ट होती थी। कौन सी कॉस्ट? रेलिवेंट कौन कौन सी होती थी? होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट, और किसी सवाल में परचेज कॉस्ट भी थी। आरओएल कम रखना है या ज्यादा रखना है, इस बात से किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा? होल्डिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा और स्टॉक आउट कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा। स्टॉक आउट कॉस्ट का ना मैं फार्मूला बताता हूं। अभी सिर्फ जबानी जबानी बात हो रही है कि स्टॉक आउट कॉस्ट होती है कोई। आरओएल कम रखेंगे यानी कम चीजें रहने तक का इंतजार करेंगे, फिर जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इससे क्या नुकसान है? स्टॉक आउट हो जाएगा ना, तो स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन अगर आरओएल ज्यादा रहता होगा और ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट तो कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आरओएल कम रख रहे होंगे तो स्टॉक आउट कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कुछ कुछ वैसी सी बात है, जिस तरह वहां पर एक काम करने से ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती थी, होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाती थी, दूसरा काम करने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती थी, ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाती थी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होती थी? जहां पे दोनों का टोटल लोएस्ट हो। वहां इक्वल हो सकता था, यहां इक्वल वाली बात नहीं है। तो जहां पर टोटल लोएस्ट हो, तो ये वाला काम है, ये हम ऐसे करेंगे कि different options for ROL are compared and best ROL is the option at which total of total stock out cost for the year टोटल। अच्छा, ओक्यू डिसाइड करते हुए हम लोग टोटल परचेज कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे थे? रेलिवेंट नहीं थी। क्यों रेलिवेंट नहीं थी? क्योंकि हर ऑप्शन पे सेम रह रही थी। आरओएल कम करें या ज्यादा करें, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और टू तो टू है, यानी फर्क पड़ेगा इस पे। तो इसलिए हम पूरी होल्डिंग कॉस्ट लेने की बजाय सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट ले लेते हैं। तो इस टॉपिक का जवाब यह है कि हम डिफरेंट ऑप्शंस होंगी उनको कंपेयर करेंगे, और बेस्ट आरओएल ऑप्शन वो होगी जिस पे इन दोनों का टोटल लोएस्ट होगा।
अच्छा, अब इन दोनों का टोटल लोएस्ट होगा, तो ये दोनों कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर, ये कैसे निकलेगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकलती है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? यानी पूरी एवरेज इन्वेंट्री नहीं, सिर्फ सेफ्टी स्टॉक इनटू सेफ्टी स्टॉक। तो इन दोनों में से ये कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे, और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे कैलकुलेट होगी? ये फार्मूला बना के देता हूं, एक सवाल से डिराइव करके देता हूं, फिर लिख दूंगा इधर। इधर एक फार्मूला लिखूंगा, जो अभी नहीं लिख रहा, सस्पेंस। एक सवाल सिखाता हूं, उससे फार्मूला डिराइव करके देता हूं। यहां तक पहुंचे, फिर एक सवाल करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो ऑप्शन जिसपे इनका टोटल लोएस्ट होगा। यहां तक नोटेड? चले सवाल लिखें। डिमांड पर डे, डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। डिमांड पर डे है 300 यूनिट्स। और एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है जी, एनुअल डिमांड है 108,000, 1,08,000, 108,000। OQ 27,000, 27,000।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 रुपए। लीड टाइम, लीड टाइम, अच्छा लीड टाइम के नीचे अब दो बातें, प्रोबेबिलिटी और डेज, प्रोबेबिलिटी और डेज। 0.4 12 दिन, 0.3 16 दिन और फिर 0.3 18 दिन। यानी 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि 12 दिन लगेंगे, 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि 16 दिन लगेंगे और 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि 18 दिन लगेंगे। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर if ROL is 4500 units, ROL is 4500 units। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर अगर ROL 4500 यूनिट्स है। इसके लिए ना एक टेबल बनाना पड़ेगा और वो टेबल होगा प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट, और ये तीनों चीजें यूनिट्स में है। प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। कितने दिन लगेंगे? 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं, 16 दिन भी लग सकते हैं और 18 दिन भी लग सकते हैं। और 300 यूनिट्स पर डे डिमांड है। क्या मतलब है इस बात का कि डिमांड पर डे 300 यूनिट्स है? यानी हर रोज 300 यूनिट्स खरीदने कस्टमर्स आते हैं, यानी हर दिन हमारे 300 यूनिट्स बिकते हैं। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हर रोज 300 यूनिट्स रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इश्यू होते हैं। अगर लग गए 12 दिन तो इन 12 दिनों में टोटल कितने यूनिट्स खरीदने पहुंचेंगे कस्टमर? कैसे? पर डे अगर 300 हैं तो 12 दिन में टोटल कितने यूनिट्स? तो 12 इंटू 300 3600। लेकिन कंफर्म ऐसा ही होगा? नहीं, इस बात के चांसेस हैं 0.4। और 16 दिन भी लग सकते हैं। अगर 16 दिन लग गए तो टोटल कितने यूनिट्स खरीदने लोग पहुंच जाएंगे इन 16 दिनों में? 4800। कंफर्म 48? इसके चांसेस हैं 0.3। और 18 दिन भी लग सकते हैं। और अगर 18 दिन लग गए तो टोटल कितने यूनिट्स इन 18 दिन में लोग खरीदने आएंगे? 5400। इस बात के चांसेस हैं 0.3।
ये कैलकुलेशन बताइए, आई समझ? क्योंकि बाकी बात इसके बाद, ये बात आई समझ? आरओएल क्या ऑब्जेक्टिव होता है? आरओएल का कॉन्सेप्ट कि जितने यूनिट स्टोर में रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि जब तक ऑर्डर आए तब तक ये यूनिट्स इस्तेमाल हो जाएं। तो आरओएल का डिसाइड किया कंपनी ने 4500। इतने चांसेस हैं कि जब तक सामान पहुंचेगा उस दौरान टोटल इतने यूनिट्स की डिमांड रेज होगी, और हमारे पास उस दौरान स्टोर में कितने पड़े हुए होंगे? 45। तो स्टॉक आउट होगा? नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि उस दौरान टोटल 4800 यूनिट्स की डिमांड आए, लेकिन हमारे पास उस दौरान स्टोर में होंगे 45। तो कितने यूनिट्स हम नहीं बेच पाएंगे? तो ये हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा। यानी स्टॉक आउट इतने यूनिट्स मतलब इतने नहीं बेच पाए। अच्छा, बेच तो करोड़ों नहीं पाए हैं, मतलब जो नहीं बेच पाए। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अच्छा चलो, किसी के पास अगर 500 रुपए हैं तो कितने नहीं है? 400 नहीं है, 450 नहीं है, 600 नहीं है, 10 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ नहीं है, 1,500 नहीं है, 2,000 नहीं है, 4,000 नहीं है, तो इन्फिनिटी हो गया ना। तो कितने नहीं बेच पाए? 300 से क्या मुराद है? कि इतने की डिमांड आई थी और हम नहीं बेच पाए, ये मुराद है। क्योंकि हमारा अंदाजा है कि इतने यूनिट्स कस्टमर्स खरीदने आएंगे, तो जब आएंगे तो हमारे पास होंगे ही नहीं, तो 300 यूनिट्स हम नहीं बेच पाए होंगे। और हो सकता है कि 5400 की डिमांड आ जाए। 5400 की डिमांड क्यों आ जाए? रोज तो 300 यूनिट्स ही बिकते हैं, टाइम 18 दिन लग सकते हैं, तो फिर हम कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? अब ये पहला और आखिरी कॉलम, 0.4 चांस है कि स्टॉक आउट नहीं होगा, 0.3 चांस है कि 300 यूनिट्स होंगे, और 0.3 चांस है कि 900 यूनिट्स होंगे। ये टेबल का काम खत्म। एवरेज यानी ऑन एन एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे? ये टेबल हो गया पूरा। अब ये टेबल खत्म करके उसके नीचे लिख रहा हूं मैं। कैसे? 300 प्लस 900 डिवाइड बाय 2, शाबाश, डिवाइड बाय 3, और बड़ा शाबाश, डिवाइडेड बाय 360, बहुत बड़ा शाबाश। क्या 360? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, बेइज्जती वापस। 300 यूनिट स्टॉक आउट हो सकता है, इस बात के चांसेस 0.3 हैं। कल एक बात मैंने कही थी कि जिस डाटा को प्रोबेबिलिटी असाइन की है उसका एवरेज प्लस प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करना, समेशन पीएक्स करना है। तो इतना होगा, इस बात के चांसेस 0.4 हैं, इतना होगा, इस बात के चांसेस 0.3 हैं। तो 300 होने के चांसेस हैं 0.3 और 900 होने के चांसेस हैं 0.3, 360 यूनिट्स। क्योंकि स्टॉक आउट इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो ऑन एन एवरेज इतना। अगर इतने यूनिट्स हम नहीं बेच पाएंगे तो उसमें नुकसान कितना है? नुकसान क्या है इसमें? एक यूनिट पे हम 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लेते, तो 360 अगर होते तो बेच के 30 रुपए कमा लेते, नहीं बेच सकेंगे तो 360 इंटू 30 रुपए का नुकसान होगा। हम जितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे तो नुकसान भी होगा और कस्टमर जलील भी करके जाएगा। साल में कितनी दफा जलील होंगे हम? हाँ जी,
हाँ जी, जितनी दफा हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तब तब हम जलील होंगे। तो पूरे साल में टोटल कितनी बार जलील होंगे? 4 दफा। नहीं समझ आई? कैफ का स्टूडेंट साल में कितनी बार जलील होता है? 2 दफा। यानी जब जब अटेम्प्ट देगा तब तब जलील होगा। तो ये जो सारी कैलकुलेशन इस वक्त सामने की हुई है, ये एक बार ऑर्डर प्लेस करने की है। आरओएल क्या है? जब इतने यूनिट्स रह जाएंगे तो ऑर्डर प्लेस कर दें। यानी वो जो एक दफा ऑर्डर प्लेस करना है, ये वो है कि 12 दिन भी लग सकते हैं, 16 भी लग सकते हैं, 18 भी लग सकते हैं। तो ये एक दफा ऑर्डर प्लेस करने से हमारा इतना नुकसान है। तो साल का टोटल नुकसान कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालें? एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू, तो वो है 4, 4-3। तो फार्मूला बन जाएगा, क्या क्या है ये चीजें? 360 क्या है? एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू 30 रुपए क्या है? नहीं, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। सिर्फ जरूरी नहीं कंट्रीब्यूशन हो, कोई और पेनल्टी भी हो सकती है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल रहे हैं? एनुअल डिमांड ओवर। तो ये है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर का फार्मूला। स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। सवाल लिखें। क्या हुआ? खाना बेटे, मैंने प्यार से दिया, खा लो। बात तो तब है जब हजम होगी। You noted? डिमांड पर डे, सवाल है अगला। डिमांड पर डे, अच्छा डिमांड पर डे है। आगे 2 बातें, प्रोबेबिलिटी और यूनिट्स। कभी प्रोबेबिलिटी डिमांड के साथ लग जाएगी, कभी डेज के साथ लग जाएगी। तो अभी लगा रहा हूं मैं डिमांड के साथ। 0.5, 380, 0.4, 600 और 0.1, 700। जी जी बोले बोले। सारा लेक्चर? नो सर, लेक्चर नहीं। डिमांड कितने लोग हैं नीचे?
अच्छा ठीक है बताता हूँ। डिमांड पर डे बता रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी है 0.5 के 380 यूनिट्स होंगे, प्रोबेबिलिटी है 0.4 के 600 यूनिट्स होंगे, और प्रोबेबिलिटी है 0.1 के 700 यूनिट्स होंगे। लीड टाइम यार कितना पढ़ते हैं आप लोग, थकते नहीं पढ़ पढ़? कमाल है यार, शाबाश है। नहीं चाय पिएंगे ना टेम्पो टूट जाएगा। क्या लिखा है? लीड टाइम 22 दिन, लीड टाइम 22 डेज। जी 22 डेज। सेल प्राइस 200 पर यूनिट, 200 रुपए पर यूनिट। परचेज कॉस्ट 175 पर यूनिट, 175 रुपए पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट 35 रुपए पर यूनिट पर ईयर, 35 पर यूनिट पर ईयर। और क्या रह गया? एनुअल डिमांड 180,000, 1,80,000। और OQ 60,000, 60,000। मुझसे रिक्वायर्ड है, हमसे रिक्वायर्ड है, which of the following ROL is better? इतना विच था नहीं वैसे। Which of the following ROL is better? A 11,500, 11,500, और B 13,000, 13,000। कैसे करना है डिसाइड? हर ऑप्शन पे दो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकाल रहा हूं, और पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं ऑप्शन 1। जी सेफ्टी स्टॉक कितना? इस ऑप्शन पे सेफ्टी स्टॉक कितना? किस ऑप्शन पे? 11,500। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला ROL माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज डिमांड कितनी? एनुअल नहीं, एवरेज। एवरेज डिमांड कितनी? यानी इनकी एवरेज 380 प्लस 600 प्लस 700 डिवाइड बाय 3, नहीं समेशन PX 500। तो 500 इंटू
22 कितना बना है? 500 ही, 500। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक हो जाएगी जी 35 इंटू सेफ्टी स्टॉक यानी 500, 175। ये हो गई टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। दूसरी निकालनी है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। जी फार्मूला एवरेज स्टॉक आउट जो कि यहां से निकलेगा तो 0.5, 0.4, 0.1, 11,500, 11,500 और 11,500। पॉइंट 5 चांसेस हैं कि 380 यूनिट्स पर डे के हिसाब से टोटल 22 दिनों में, 600 के हिसाब से टोटल 22 दिनों में और 700 के हिसाब से टोटल 22 दिनों में जी 8360 200 15400। 0.5 चांस है कि इतनी डिमांड होगी लेकिन हमारे पास सफिशिएंट होंगे तो कोई स्टॉक आउट नहीं होगा। 0.4 चांस है कि डिमांड इतनी रेज हो जाएगी, होंगे हमारे पास इतने, तो कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे। और 0.1 चांस है कि डिमांड इतनी रेज हो जाएगी तो हम कितने नहीं बेच पाएंगे। तो एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हो गए 1700 होंगे, इस बात के चांसेस 0.4 हैं, और 3900 होंगे, इस बात के चांसेस 0.1 हैं। 1 तो 1070 इंटू कितनी 25, 175 का खरीद के 200 का बेचते हैं तो 25 इंटू साल में कितनी दफा दलील होंगे 3 दफा 80250 और इनका ग्रैंड टोटल बन गया 17500 प्लस 80250 97750। ऑप्शन बी आप कर दें जल्दी से जल्दी से जल्दी से। करते करते करते
बिल्कुल ठीक है, 94,000। कल इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। हाँ जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखते हैं। है कर लिया। उधर रखा था ना कैमरा से? नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी में आंसर क्या बनेगा? इसकी जगह आ जाएगा 13,000 माइनस ये तो यही रहेगा 2,000 और इधर आ जाएगा 35 इंटू 2,000 70,000। इधर 25 3 इधर आ जाएगा 13 13 और 13। इधर कुछ नहीं, इधर 200 2400 और इन दोनों का एवरेज बनेगा 320। तो यहां आ जाएगा 320 24,000 और ये बन जाएगा 94,000। ये बेहतर है। चले जी, जय।